अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई का पैगाम यही है कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं बल्कि पब्लिक पॉलिटिक्स है। पीटीआई विफाक और पंजाब में हुकूमतें बनाने के लिए किसी भी सूरत इन जमातों से बात नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते को पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करेगी। हम दीगर सियासी जमातों को भी पुरअमन एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने भी आज इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने उमर अयूब को वजारत उस्मा के लिए नामजद किया है। वो पीटीआई की तरफ से वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर का कहना था कि उनको तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। वो इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करेंगे। JUI, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात की जाएगी। कोई शक नहीं कि पीटीआई की इंतखाबी कारकर्दगी ने पाकिस्तान के बड़े बड़े इंतखाबी और सियासी माहिरीन को भी हैरत से दो चार किया है। पीटीआई के लिए इंतखाबी निशान समेत बहुत से मसाइल थे जिनका मुकाबला करते हुए पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशस्तें लेने में कामयाब रहे। KPK में उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल की। तहरीक अदम एतमाद से लेकर 9 मई तक पीटीआई ने ऐसी हिमालयाई गलतियां की जिनके बायस ये पार्टी सिस्टम से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। पीटीआई ने इंतखाबात का बॉयकॉट न करके दुरुस्त फैसला किया और इसी सिस्टम में रहते हुए अपने आप को सबसे अहम सियासी फरीक के तौर पर मनवाया। इंतखाबी नताइज आने के बाद से ताहाल इमरान खान के मौक़िफ़ में लचक दिखाई नहीं दे रही। इसके इजहार मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आ रहे हैं। उमर अयूब को वजीर आजम और अली अमीन गंडापुर को KPK के वजीर आला के लिए नामजद करना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM से बात न करने का ऐलान इमरान खान के गैर लचकदार मौक़िफ़ का इजहार करते हैं। क्या इमरान खान को माजी से सबक सीखते हुए अब अपने मौक़िफ़ में लचक का इजहार करना चाहिए? नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की मिसालें ही बताती हैं कि जब इन जमातों पर मुश्किल वक्त आया, इन जमातों ने सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा की और कामयाब भी रहे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए प्रोग्राम का सवाल। इंतखाबी नताइज, पीटीआई ने मकबूलियत साबित कर दी। क्या इमरान खान सिस्टम में मुकम्मल वापसी के लिए लचक का मुजाहिरा करेंगे? ज़ैगम साहब। अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स टू टू टैंगो। इस वक्त दोनों तरफ से लचक का मुजाहिरा करना होगा। सिस्टम को भी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, जो बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसे दोबारा से एब्जॉर्ब करना होगा। अभी जो हमने देखा था, ऐसा लगता था कि सिस्टम इस पार्टी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुका है और सिस्टम ये समझता है कि इस पार्टी की पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के ताकतों के ऐवान में कोई जगह नहीं है। लेकिन अब इस इलेक्शन ने उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम कैलकुलेशंस को बदल कर रख दिया है, क्योंकि आखिरकार फैसला तो अवाम ने करना है। दूसरी तरफ पीटीआई, जो खुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसे जमहूरियत के जो उसूल हैं उसको समझना होगा। अब ये कोई नई जमात नहीं है, इसमें बहुत से नौजवान शामिल हैं, लेकिन पार्टी के लीडर तो बहरहाल सीजन लोग हैं ना, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें तो जज्बे से ज़्यादा, जोश से ज़्यादा होश पर इन्हसार करना होगा। उन्हें अपनी गलतियों को दोबारा देखना होगा, अपने तर्ज सियासत को बदलना होगा। उन्हें यह समझना होगा जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी करोड़ों लोगों के मैंडेट लेकर बैठी हैं। अगर पाकिस्तान के सिस्टम में या किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई पार्टी कितने ही वोट लेकर बैठ जाए, अपोजिशन के पास उससे भी ज्यादा वोट होते हैं। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो भी उसके पास 1/3 वोट थे, 2/3 वोट उस वक्त भी अपोजिशन लेकर बैठी थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर जो नाराज नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं और उनको वजीर आला बनाकर एक बहुत ही मुश्किल सूबे का, जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट प्रोविंस है, ऐसा सूबा है जो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा है और जिसकी नाराजगी भी दूर करनी है, जिसके मसाइल भी हल करने हैं, उसका सरबराह बना दिया, वजीर आला बना दिया, जिसको समझा जा रहा है कि वो सख्त मैसेज दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ हमने देखा कि उमर अयूब, जो खुद एक मिलिट्री डिक्टेटर के पोते हैं, एक फौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक सुलझू आदमी है, जो एक टिपिकल इलेक्टेबल है। 3 मुख्तलिफ पार्टियों में वो अहम ओहदों पर रह चुके हैं, वो MNA रह चुके हैं,
और ऐसे आदमी हैं जो सुलहजू हैं, उनको वजारत उज़्मा का जो अलामती इलेक्शन है उसमें भेजकर एक सुलह का मैसेज भी दे रहे हैं, और वजारत उज़्मा के इलेक्शन में हिस्सा लेकर भी इस तमाम तर जो नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में, उसके बावजूद भी ये ऐलान करके हम असेंबली में भी जा रहे हैं और अलामती हिस्सा लेकर भी, क्योंकि इस वक्त उन्हें और तो कुछ नहीं मिलेगा, वजारत उज़्मा तो नहीं मिलेगी, लेकिन अलामती हिस्सा लेने का मतलब ये है कि वो सिस्टम में दोबारा शामिल होने को तैयार हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बारे में, दूसरी जमातों के बारे में, एक दिन वो सख्त बात करते हैं तो दूसरे दिन में नरम बात भी करते हैं। ज़ैगम साहब, ये जो एक दिन में सख्त बात और एक दिन में नरम बात, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी अहम सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या पहल पीटीआई को करनी चाहिए उनकी तरफ बढ़ने में, या इन दो जमातों को करनी चाहिए? देखिए, जहां तक सियासी जमातों का ताल्लुक है, इन सियासी जमातों ने हमेशा पीटीआई को अकोमोडेट करने की कोशिश की है। उनका मसला ये है कि इमरान खान ने, पीटीआई ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया। इमरान खान ने उनको उस वक्त तस्लीम नहीं किया जब वो हुकूमत पे थे, उनकी हुकूमत को गैर कानूनी गर्दाना, और जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उनके साथ एक बदतरीन इंतकामी रवैया रखा और उनका बतौर अपोजिशन इस्तेकाक तस्लीम नहीं किया, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था उससे भी हाथ नहीं मिलाया। मेरे ख्याल में ये तो अब दोनों तरफ बात होगी। इस वक्त पीटीआई मुश्किल में है तो कोई बात नहीं, एक दफा हुकूमत में जब ये लोग आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये जरूर कोशिश करेंगे और इन्हें करनी भी चाहिए, पहल करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल इक्तदार इनके पास दुरुस्त हो गया। लेकिन जो इस वक्त पीटीआई का झगड़ा है, देखिए एक जो बात है, इस वक्त जो पीटीआई का बुनियादी झगड़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत नाराज है 9 मई की वजह से, लेकिन जो हमने पहले भी यहां से गुफ्तगू की है कि अब हमें 9 मई से आगे निकलना होगा। इससे बड़े बड़े वाकयात के बावजूद भी हमने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को वापस मेन स्ट्रीम किया है, उनको लाए हैं। आखिरकार पीटीआई को भी किसी न किसी तरह के इलेक्शन की इजाजत दी गई, तो एक तरफ हमें उनके मैंडेट का एहतराम करना होगा और सियासी जमातों को ये समझना होगा कि पीटीआई का मुकाबला जमहूरी मैदान में ही करना है। दुरुस्त हो गया। अब सर साहब आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन थोड़ा ये जो भी उसूल की बात की, समझने की बात की है, यहाँ पे ज़ैगम साहब ने आज कहा कि हम पावर पॉलिटिक्स नहीं करते, अवामी पॉलिटिक्स करते हैं, मगर हमने देखा 13 और 18 में उन्होंने पावर पॉलिटिक्स ही की। पीटीआई मिक्स सिग्नल्स दे रही है, वो क्या बड़ी शराइत रख सकती है सिस्टम में वापसी के लिए, और किस हद तक सिस्टम मैनेज कर सकता है उसको? शराइत तो वो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अभी वो क्लियर नहीं है और कंफ्यूज सिग्नल दे रहे हैं। जैसा कि आज ही असद कैसर और बैरिस्टर सैफ जब मुलाकात करके बाहर आए हैं अडयाला जेल से, तो उन्होंने और बात की है। उन्होंने आते मुफाहमत की बात की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ वजारत उज़्मा के इलेक्शन में उनसे बात करके, उनसे इत्तेहाद करके जा सकते हैं। तभी उन्होंने उमर अयूब का नाम दिया। सर, इस बात की तरदीद आ गई है? नहीं, तरदीद हमने खुद टीवी पे सुना है, हमने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है टीवी पे असद कैसर को ये बात कहते हुए। तरदीद तो उस चीज की है ना जो आपने कहीं से सुनी हो। अब सर कतई कलामी की माजरत, जब असद कैसर साहब ने बात की तो उन्होंने जुमला नहीं बोला, ये चला जरूर टिकर्स की सूरत में टीवी चैनल्स पर, उन्होंने जुमला कहा नहीं था और इसकी फिर तरदीद भी आ गई थी। दोनों जानिब से कोई राब्ता नहीं है, कोई बात नहीं हुई ऐसी। उन्होंने जेयूआई का भी कहा। हाँ, उस बारे में सर बिल्कुल जेयूआई और एएनपी से राब्ता हुआ है। एएनपी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम बिल्कुल इनके साथ किसी भी फोरम पर किसी भी जगह बात को तैयार नहीं है। जेयूआई के साथ आज रात एक वफ्त मिलने जा रहा है, असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और अखवंजादा हसन के साथ, ये 3 लोग मिलने जा रहे हैं आज। वैसे मैं हैरान हूँ कि अगर ये फिक्रा टीवी चैनल पे नहीं चला और सिर्फ टिकर्स में चला है जी, तो ये बड़ी और वो जराए से ही खबर थी कैसे सर, हो सकता है? बिल्कुल ऐसे चला है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चला है टिकर्स की सूरत में, सोर्सेज कोट होते हुए। चले, बहरहाल ये है कि उस वक्त तो ये आया था और बेहतर लग रहा था, ठीक। लेकिन अगर उन्होंने यही फैसला किया है कि उन्होंने किसी से भी बात नहीं करनी, तो फिर उन्हें मरकज़ में अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान की पार्टी या पीटीआई में कबूलियत सिर्फ उसको है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है और मफरूर है। अभी तक देखें, उन्होंने 3 ओहदों पे इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उमर अयूब मफरूर हैं, 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं। अलीमीन गंडापुर मफरूर हैं, 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं। मियाँ असलम इकबाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए उनको नॉमिनेट किया है, मफरूर हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। तो इससे आप को सब कुछ उमर अयूब साहब और गंडापुर साहब की जमानतें भी हो चुकी हैं। चलें, लेकिन अभी तक वो मंजराम पे तो नहीं आए, अभी तक नहीं आए वो
और उनका अलीमीन गंडापुर का वारंट गिरफ्तारी आज़ाद कश्मीर में भी जारी हो चुका है, वहाँ भी उनके ऊपर एक केस है। तो अब बात यह है कि जो कानून को मतलूब हैं और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं, उन सबको ओहदों के लिए नामजद किया गया है। तो ये इससे आपको पॉलिसी लाइन नहीं पता चलती। ऐसे भी लोग हैं PTI में जिन पे इस तरह के मुकदमात नहीं हैं, लेकिन उनमें से किसी को इस तरह के ओहदे के लिए नामजद नहीं किया गया। दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी सियासी जमात जो है वो इलेक्शन के नताइज से मुतमईन नहीं है। अब देखिए बलूचिस्तान सारा सड़कों पर बैठा हुआ है और बलूचिस्तान के इलाके गवादर में एक ऐसा शख्स पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हो गया है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो अफ़गान शहरी है। अब आप देखें कि वहाँ उसने बलोच कॉमप्रस्तों को शिकस्त दे दी। तो ये जो, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PTI की पंजाब और KP में तो बहुत मकबूलियत हुई, लेकिन कराची में उनकी इतनी सीटें थी, वहाँ पे उनकी बिल्कुल मकबूलियत नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, अंदरून सिंध नहीं है। तो और MQM अचानक ही बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई कराची में कि इतनी सारी सीटें ले गई कि उन्हें कहना पड़ा बस करें। जमात इस्लामी हार गई, GDA हार गई, तमाम कॉम्प्रेस जमातें हार गई, ANP हार गई, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हार गई, JUI हार गई। तो कोई भी सियासी, मुस्लिम लीग मुतमईन नहीं है अपने नताइज से, PTI मुतमईन नहीं है अपने नताइज से। अगर कोई सबसे ज़्यादा मुतमईन है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसको माजी में उन्होंने इतनी अच्छी शायद कारकर्दगी दिखाई है सिंध में कि उसकी बुनियाद पे उन्हें बलूचिस्तान में भी हुकूमत मिल रही है, वफाक में भी वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सदारत भी मिल रही है, सेनेट चेयरमैनी भी मिल रही है, स्पीकरशिप भी मिल रही है, कम से कम 3 गवर्नर भी मिल रहे हैं, और हो सकता है कुछ अर्से बाद वजारत उज़्मा भी उनकी बारी आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि PTI को पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए, और अगर असद कैसे ने ये बात नहीं भी कही तब भी PTI को सीखना चाहिए कि अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी तो उन्हें ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करना आएंगे, बल्कि वो बेहतर डील कैसे हासिल कर सकते हैं टेबल पे बैठ के। आसिफ अली जरदारी साहब शायद उन्हें भी कुछ ट्रिक्स सिखा दें। ठीक है जी। शहजाद साहब, इंतखाबात में कामयाबी ही बारगेन के लिए PTI का सबसे अहम आला था, उन्होंने अपनी मकबूलियत तो साबित कर दी है। अब सार साहब ने बात की कि उनको पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए। वो कहते हैं कि हम इन दोनों जमातों जैसी सियासत नहीं करते हैं। आपके ख्याल में खान साहब सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए लचक का मुजाहिरा करेंगे या सिस्टम के सामने खड़े होंगे? देखिए, जो खतरा था वो तो सिस्टम को था ना, इसी वजह से तो उसको उठा के बाहर निकाल फेंका गया। सिस्टम जो है आपका, जिसको आप सिस्टम कह रही हैं, वो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो पूरा आपका मुल्क का एलिट्स का सिस्टम है, जिस किस्म का भी निज़ाम है, जो मुक्तदरा का निज़ाम है, ये निज़ाम को ही तो खतरा पैदा हो गया था, जिसकी वजह से फिर उसको हटाया गया। वरना तो एक एस्टैब्लिश्ड स्टेटस को किस्म की सियासत आपके मुल्क में चल रही थी, 2 पार्टियां थी, बारी बारी वो आ जाती थी। तो ये आदमी आ गया बाहर से, इसने आके उसको थ्रेटन कर दिया। इसकी वजह से फिर ये 3-4 साल चलाए, उससे भी काम सही ना चला। वो 3-4 सालों के अंदर भी उसने भी बहुत सारी गलतियां की, और फिर ये मौका मिला जिसके बाद के उसको उठा के बाहर किया जाता, और इस निज़ाम को बचा लिया गया कि अच्छा, ये जो 2 पार्टी वाला स्टेटस को का निज़ाम है, जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है इसी तरीके से चलता रहे। अच्छा, ये तो सिस्टम की बात होगी। दूसरी बात, 2 साइड्स है ना। अब आप कहते हो कि लचक क्या दिखाए, वो डेथ सेल में चला जाए वहां पे, या वो एक्सरसाइज कम कर दे अपने सेल के अंदर, वो क्या लचक दिखा सकता है जेल में बैठ के? तो उससे एक सिस्टम है जिसको लचक दिखानी है, एक उसको लचक दिखानी है, दोनों तरफ की लचक होगी तो फिर बातचीत का मरहला आगे होगा। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि बात उससे बहुत आगे की तरफ और बहुत मुश्किल हालात के अंदर जा चुकी है। एक रास्ता है जिसका तयन कर लिया गया है, और ये पिछले 2.5 साल में 2 साल में हुआ है कि हमने मुआशी तौर पर हम जहां बैठे हैं, हमने यहां से आगे कैसे जाना है। और ये आपको पता है कि उसके अंदर जो भी मामला थे, उसके अंदर PDM की गवर्नमेंट आई, एक डिफॉल्ट को अवर्ट किया, उसके बाद फिर आगे आपने एक रास्ता बनाया, SIFC हुई कोई इन्वेस्टमेंट्स को देखने के लिए, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। उस रास्ते के लिए एक खास पॉलिटिकल निज़ाम चाहिए, उस माशी निज़ाम को आगे ले जाने के लिए। अब ये गलत है या सही है, इसका किसी को ये बाद में ही पता चलेगा आगे जाके कि इसका नुकसान है या फायदा है, या कितना नुकसान हुआ या कितना फायदा हुआ। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, लेकिन ये एक रास्ता चुन लिया गया। अब उस रास्ते में जो लोग फिट होते हैं, हम कल बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब उस जगह पे फिट नहीं होते। हमने खुद कहा और हमने डिटरमिन किया इस बहस के अंदर कि नवाज शरीफ साहब उस किस्म के निज़ाम में फिट नहीं होते। तो गालिबन उसी तरीके से इमरान खान भी उसी निज़ाम में फिट नहीं होता जिस किस्म का निज़ाम लेके चलना चाहते हैं हम। तो इसलिए अगर हम ये सोचें कि हमने एक जगह पहुंचना है और उसका रास्ता मुतय्यन कर लिया गया है और उसके ये तरीके होंगे वहां तक पहुंचने के लिए, तो फिर उस किस्म के लोग चाहिए जो कि वहां तक हमें लेके जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं 2 साल बहुत अहम है। 3-4 चीजें इकट्ठी हो रही होंगी।
पार्लियामेंट तो बन रहे, पार्लियामेंट का वजूद में आना लाजमी है, ऑफ कोर्स आ जाएगी इंशाल्लाह। हुकूमत साजी भी चल रही है साथ साथ। 9 मई वाले भी मौजूद हैं, 9 फरवरी वाले भी मौजूद हैं, यानी जो एतराज़ात हैं, जो इंतखाबी उज़रदारी हैं वो भी चल रही हैं, जो मुकदमात हैं वो भी चल रहे हैं। ये सब अपनी अपनी जगह के ऊपर कायम है और ये पैरेलल में चलते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि रियासत और सियासत खुदा न खास्ता रुक के रह जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जब पार्लियामेंट बनेगी, जब वहां पे ये सारे मामला शुरू होंगे, तो जब इकट्ठे लोग बैठेंगे तो उनमें बातचीत का अमल भी शुरू होगा। लचक की उस वक्त जरूरत आएगी जब ये इकट्ठे बैठेंगे, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, जब चार्टर की बात करेंगे जिसमें रिकंसिलिएशन, मुफाहमत की चार्टर की बात करेंगे, उस वक्त ये जब सब लोग वहां पे मौजूद होंगे इकट्ठे। इस दफा आपको बताया, उसने ज़ैगब साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि वहां पे उमर अयूब का नाम है या जिसका भी नाम है, वजीर आजम के लिए भी लड़ेंगे, उधर भी बैठेंगे, हम इस्तीफे भी नहीं देंगे, सब कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ होगा एक किससे कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के, उसके लॉ के नीचे रहते हुए कानूनी तरीके से होगा। एक कानूनी और आईनी तरीके से हम मामला को आगे लेके चलेंगे। तो ये इतना कुछ, तो यहां तक तो हम आ गए, इसको पार्ट लिया। अब आगे बहुत सारा सफर 2-1 साल का मेरी नजर में बहुत क्रिटिकल है। इन 2 सालों के बाद अगर पाकिस्तान के मामलात बेहतर शक्ल में नजर आते हैं तो फिर आपको ये नजर आ जाता है कि हाँ, इसी तरीके से अगर मामला चलते रहे तो हम उस दिन भी पहुंचेंगे जहां पर सब लोग वापस जम हो जाएंगे। उसमें इमरान खान भी शामिल होगा, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, वो भी वापस आ सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता वहां पे हमें लगे कि नहीं, हम तो और खराब हो गए 1.5 साल 2 साल के अंदर, तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि फिर हमें एक नई रास्ता तलाश करना पड़े। और उसके लिए फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो रास्ता क्या होगा। उस वक्त क्या इमरान खान की मुकम्मल वापसी हो सकती है या नहीं, वो डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगले 2 साल में मुझे कम से कम उस किस्म की मुकम्मल वापसी जो आप चाह रही हैं वो गालिबन शायद नहीं हो पाए। ठीक है इफ्तिखार साहब, जो लोग सिस्टम के लिए फिट नहीं थे वो सिस्टम से बाहर हैं, तो जो सिस्टम में बैठ गए हैं, क्या वो सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए फिट रहने की कोशिश करेंगे, लचक का मुजाहरा करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कौन क्या कह रहा है और कौन सिस्टम को बचाना चाह रहा है। 2 बजे कौन सिस्टम को बचाना चाह रहा है, 2:30 बजे कौन सिस्टम को डायनामाइट करना चाह रहा है। एक खेल है, सुबह से चल रही है, मैं तो उसी को देखे जा रहा हूँ। और बिल्कुल वो मनवाना चाहते हैं अपनी शराइत पर। ना वो 9 मई के गलती को तस्लीम करने को तैयार हैं और ना ही वो इस गलती को तस्लीम करने के तैयार हैं कि कुछ पैसे आए जो किसी अकाउंट में गए, जो किसी अकाउंट में नहीं जाने थे, वो पाकिस्तान की हुकूमत के अकाउंट में जाने थे, वो भी मानने को तैयार नहीं। उससे जो फ़ायदा उन्होंने उठाया उसको भी मानने को तैयार नहीं। वो जो गिफ्ट मिलते हैं उसका जो तरीक़ाकार है उसको भी वायलेट करके वो नहीं मानने को तैयार। तो वह ठीक है, अगर इतना कुछ करने के बाद कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उसके बग़ैर ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलता, तो फिर पाकिस्तान के निज़ाम को सोचना पड़ेगा कि क्या एक फ़र्द वाहिद के लिए निज़ाम बनाया गया है, क्या एक फ़र्द वाहिद के हवाले कर दिया जाए और फ़र्द वाहिद जो मर्ज़ी फ़ैसले करे और चढ़ाए रियासत को, उन लोगों को नॉमिनेट करके, उन लोगों को नामज़द करके, जो पुलिस से अवाम का वोट अपनी जगह। अवाम इसलिए वोट नहीं देते कि आप इस किस्म के फैसले करें, आप क्रिमिनल्स को पुट करें। अवाम इसलिए वोट नहीं देते, अवाम ने वोट दिया है, अवाम ने दूसरों को भी वोट दिया है। अवाम ने पाकिस्तान की सिर्फ एक पार्टी को वोट नहीं दिया, पाकिस्तान के तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स गए हैं पोलिंग स्टेशनों पे। एक जिस पार्टी की हमायत में इतनी दलीलें दी जा रही हैं उसके पास 1 करोड़ 80 लाख है। बाकी किसके पास गया कि बाकी जिन लोगों के पास गया वो सियासी लोग नहीं है। तो सर सबने अपना अपना इलेक्शन लड़ा ना। इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी ने पूरा इलेक्शन नून लीग के खिलाफ नारे पे लड़ा, चौथी बारी नो नारे कुछ और चीज। आप प्लीज सबसे ज्यादा वोट एक रियासती अदारों को और इस किस्म के नारों को मिक्स ना करें। सुबह कहते हैं हमने मिलना नहीं, शाम को कहते हैं मिलने को तैयार है। मैं जिस खातर के एक शहजादे को छोड़ दिया जाए, मेरा ख्याल है वो शहजादा भी नहीं छूटेगा। तो क्या मैं ये समझूं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ही नहीं चलेगा? नहीं, पार्लिमानी निज़ाम चलेगा, पार्लियामेंट चलेगी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट होगा बाय द वोट्स ऑफ द पार्लियामेंट। और ये तजवीज़ भी जनाब इन्हीं की है कि प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त इलेक्ट कर लिया जाए। और मैं समझता हूँ 1973 के आइन के खिलाफ जी उनके मंशूर का जी हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐसी जमात के साथ बात करनी भी बहुत मुश्किल है जो 1973 के आइन की बुनियाद के से नफी में जाके बड़ी बात कह रहे हैं, वो सिस्टम में हैं, वोट के साथ हैं। भाई सिस्टम में हो यार, डज इट मीन कि मगर सिस्टम में मैं आ गया तो मैं अपनी मनमानी करूं? ये क्या लिखा हुआ है? देखिए ये सारा इलेक्शन, ये सारी चीजें, माय डियर सर, ये 1973 के आइन के मुताबिक एक इलेक्शन हुआ है। और अगर आप 1973 के आइन के अंदर तय करदा पार्लियामानी डेमोक्रेसी को मानने को तैयार नहीं
और आप बबांगे दौहल 2024 के इलेक्शन में मुतालबा कर चुके हैं कि आप बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप 1973 के आइन के अंदर दी गई जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत है आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। क्लैरिटी दीजिएगा, आपने भी कहा ऊपर भी बात हुई, अगर दो लोग आके बात करते हैं अपने लीडर से मिलने के बाद तो एक जरा मुफाहिमाना अंदाज में गुफ्तगू होती है, मुजाहिमाना अंदाज में, इसको कैसे रीड किया जाए? मैं रीड कर रहा हूँ ना, मैं रीड कर रहा हूँ बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन इन KPK, और आप दूसरी तरफ लेके आए हैं उमर अयूब को। देखिए दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ क्या है मुझे उलझन डालती है, बोथ आर वांटेड। अब सवाल ये है कि अगर हमने ये तरीका का रवैया किया तो फिर चलने दो, फिर तो ये मतलब है कि कोई शख्स भी अगर इतना ताकतवर है कि वो 1 करोड़ 80 लाख वोट ले सकता है और जो चाहे वो करे फिर, और उसके नुमाइंदे जो चाहे मुतालबा करें। ऐसा नहीं होता, खुदा के लिए सिस्टम को यरगमाल मत बनाओ। जो बातें अभी कर रहे थे क्या नाम उनका, कल वहाँ के निगरान वजीर आला मिलने गए कौन क्या नाम इनका यार, हमारे जो पहले बोल शहजाद साहब जो बात कर रहे हैं वो उसको भी सामने रखो कि अगर तुम इक्तिसादी तौर पे इस उलझन से बाहर नहीं निकलते हो और इसमें और फंसते जाते हो तो तुम्हारे पूरी बका जो है वो खतरे में है। खुदा के लिए एक शख्स का एहतराम अपनी जगह, जब वो अदालतों से बरी हो जाए, उसके मुकदमात ख़त्म हो जाए, जाए उसको जाके हार पहना के लेके आए, जो मर्जी करें। अब ये फिर हफ्ते को जो कॉल दिए सारे मुल्क में, देखिए इस किस्म की खेल नहीं, लफ्ज़ पुरअमन ही होता है। लफ्ज़ क्या तुम्हारा ख्याल है सियासतदान ये कहें कि पुरअमन एहतजाज नहीं करना? यानी एक तरफ आप इस किस्म के इशारे दे रहे हैं। आज भी सड़कों पे है, जमात इस्लामी भी एहतजाज की कॉल देके बैठी कल। वो जो दोस्त मेरा कह रहा था कि पूरा बलूचिस्तान सड़कों में बैठा है, वो भी एहतजाज तो हो रहे हैं ना। ये वैसा एहतजाज करें तो क्या 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 इसमें बुराई होगी? लेकिन सवाल है एक शख्स के कहने पर सब कुछ किया जाना उस शख्स के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके चाहने वालों को भी अच्छा नहीं है, और पार्लियामानी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात वज़ारत आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की नामजदगी, चैलेंजेस क्या रहेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सिंध और KP की असेंबली की तरह पंजाब असेंबली की सूरत हाल भी वाज़ेह हो चुकी है। पंजाब असेंबली की कुल 297 नशस्तों में से मुस्लिम लीग नून को 137 नशस्तें हासिल हो चुकी हैं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 116, पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग क़ाफ 7, IPP, TLP और मुस्लिम लीग ज़िया के पास एक एक नशस्त है, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 22 है। पंजाब में आज़ाद अरकान की नून लीग में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। यूं इम्कान नजर आ रहा है कि नून लीग अपने दम पर ही इस सूबे में हुकूमत साजी की पोजीशन में आ जाएगी। नून लीग ने इस मरतबा पंजाब की वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज को मैदान में उतारा है। यूं मरियम नवाज अपने खानदान की चौथी ऐसी फर्द हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनने जा रही हैं। उनके वालिद नवाज शरीफ 2 मरतबा, चचा शहबाज शरीफ 3 दफ़ा, जबकि चचाजाद भाई हमजा शरीफ 2.5 माह की मुख्तसर मुद्दत के लिए पंजाब के वज़ीर आला रहे। मरियम नवाज के पास हुकूमती और इंतजामी सतह का बाकायदा कोई तजर्बा तो नहीं, मगर मरियम 2013 में नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद सियासत में कदरे फ़ाल नजर आईं। 2017 में अपनी बीमार वालिदा कुलसूम नवाज के लिए कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद मरियम नवाज को नून लीग की ऐसी लीडर करार दिया जाने लगा जो क्राउड को पुल कर सकती है। ताहम मरियम नवाज को अपनी सियासत आजमाने का मौका 2019 में नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद मिला। उस दौर में मरियम नवाज के मौक़िफ़ को लंदन में बैठे नवाज शरीफ का बयानिया ही करार दिया जाता रहा। मरियम उस दौर में नून लीग की मुज़ाहिमती सियासत की अलामत के तौर पर सामने आई, और जैसे ही नवाज शरीफ और नून लीग ने मुज़ाहिमती मौक़िफ़ से यू टर्न लिया तो मरियम नवाज के लहजे में भी मुफाहिमत झलकने लगी। अब अपनी ज़िंदगी का पहला इंतखाब जीतने के बाद मरियम नवाज को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर हुक्मरानी का मौका मिल रहा है। मियाँ ख़ानदान 1985 से 2018 तक 17 साल से भी ज़्यादा अरसा पंजाब पर हुक्मरानी कर चुका है। अब मरियम नवाज जहां एक तरफ पहली खातून वज़ीर आला होंगी तो वहीं उनको पंजाब असेंबली में बड़ी अपोजिशन का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज की हुकूमत का तकाबुल पंजाब के किसी और साबिक वज़ीर आला जैसे उस्मान बुज़दार या परवेज़ इलाही से ज़्यादा उनके चचा की हुक्मरानी से किया जाएगा। इसी पर पैनल की राय जानते हैं। सवाल इस तरह से, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब नामजद, मजबूत अपोजिशन, बड़ा सूबा, बड़े मसाइल, फूलों की सेज या कांटों का ताज। शहजाद साहब, क्या चैलेंजेस रहेंगे? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन उससे पहले मुबारक देनी चाहिए उनको। एक खातून है और एक खातून की हैसियत से पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक बड़ा एक जिसे कहते हैं कि डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की सियासत में। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ख़तरा क्या है? ख़तरा तो इससे बड़ा ख़तरा ये था कि इनको वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर दिया जाता, वो शुक्र है नहीं हुआ और ये चीफ मिनिस्टर के तौर पे सामने आई, जो कि एक सही रास्ता बनता है। तजर्बा बिल्कुल नहीं है।
मुझे उनकी तालीम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने किस हद तक कहाँ पे क्या तालीम हासिल की है, वरना तालीम भी आम तौर पे आपको तैयार करती है इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए। तजर्बा ना होने की वजह से उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, एक बात। दूसरी बात देखिए, जहाँ तक पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है सियासत का, सियासत नाम है पॉपुलैरिटी का, पॉलिटिक्स पॉपुलैरिटी से मुतल्लिक है, लेकिन जो गवर्नेंस है ये पसीना बहाने से मुतल्लिक है। तो ये फ़र्क करना पड़ेगा कि जो सियासत में कामयाब हुआ या सियासत में जो कामयाबी होती है उसको गवर्नेंस में ट्रांसलेट करना पड़ता है। और गवर्नेंस में ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ दफ्तर में बैठ के चीज़ों को समझने से और उन पे फैसले करने से और सही फैसले करने से और वो फ़ायदा देने से जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली या पॉलिसी के तहत आप लोगों को पहुंचा सकते हैं, वो देना लाजिम होता है। किसी की बात पे मक्खी नहीं मारनी। जो उनके चचा के ज़माने के मामला थे, जो उनके वालिद के ज़माने के मामला थे, वो चैलेंजेस और थे। आज के चैलेंजेस ही टोटली मुख्तलिफ हैं। हाँ, इसमें सियासत भी शामिल होगी जो पार्लियामेंट में बैठ के करेंगी अपनी पंजाब असेंबली के अंदर, और उसके बाद वो सियासत भी होगी जहां पर उनको नई पंजाब की जो नई पौध है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन आपको गवर्नेंस के साथ उसको साबित करना पड़ेगा कि हाँ, जो आप बात कर रही हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ठोस हकीकत मौजूद है, वरना आपके जो नारे होंगे वो खोखले हो जाएंगे और आप वो नहीं कर पाएंगी। तो बहुत ज्यादा फर्क करने की जरूरत है। खतरा एक चीज है जिससे मैं समझता हूं कि ऐसे मौकों पे आमतौर पे मेरी तरफ से तो कम से कम ये वाजे कर देना चाहिए कि जो इनके किचन कैबिनेट है, जो कबाल है, जो इनके इर्द गिर्द बैठता है, वो कौन लोग हैं, ठीक, उसको देखना पड़ेगा। और ये देखना चाहिए और इनको खुद देखना चाहिए और इनके बड़ों को भी देखना चाहिए कि इनके इर्द गिर्द वो लोग हों जो उनको सही एडवाइस करें, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जरूरत होगी मदद की, समझने की और एडवाइस करने की। और अगर गलत लोग मौजूद हुए वहां पे तो फिर गलत रस्ते और गलत पॉलिसी और गलत डायरेक्शन मिल सकती हैं, जो कि पाकिस्तान या पंजाब जैसे एक बड़े सूबे के लिए कोई बहुत बेहतर हालत नहीं होगी। इफ्तिखार साहब, वालिद सरपरस्ती करेंगे, ये गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा। शहबाज शरीफ की 97 और 2013 की बात करें तो बड़े भाई वजारत उज़्मा पर थे, मदद रही। मरियम नवाज को वफाक में चचा का साथ रहेगा, क्या डिलीवर ना कर पाने का कोई जवाब बच जाएगा उनके पास? देखिए, बात यह है कि शहजाद साहब ने बहुत वाज़े तौर पे और बिल्कुल दुरुस्त सिमत में पॉइंट आउट किया। गवर्नेंस इसका इम्तिहान है, गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। गवर्नेंस, ये हकीकत है, पंजाब में गवर्नेंस 2017 के बाद बुरी तरह मुतासर हुई है। 50 महकमे हैं पंजाब में, 50। उन महकमों को अगर स्टडी किया जाए और उनके ऊपर मेहनत की जाए तो आपको पता लगेगा उनमें से 80% महकमे बहुत ही बुरी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, अपनी मैन पावर के हिसाब से, अपने बजट के इस्तेमाल के हिसाब से, उस बजट को इस्तेमाल करके जो वो अचीव कर रहे हैं उसके हिसाब से। ये बहुत बड़ा मसला है पंजाब के अंदर। एक खातून के लिए उस तरीके से एक्ट करना जिस तरीके से एक मर्द एक्ट करता है, थोड़ा सा मुश्किल है। दुरुस्त, थोड़ा सा मुश्किल है। दुरुस्त। और टीम भी अब नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो टीम 2015, 16, 17 में थी इनके पास, वो जा चुकी है। वो या तो अपने वक्त के साथ अहम तरीन ओहदों पे पहुँच के रिटायर हो चुकी है, और उसके बाद जो लोग आए हैं इस सारे के सारे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, उनके साथ इनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग बनती है। दूसरी बात, तीसरी बात शहजाद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट कही, किचन कैबिनेट में कौन है। क्योंकि किचन कैबिनेट जो है वो आपको खुश तो रखती है, लेकिन वो हकाइक से बहुत दफ़ा बहुत दूर होती है। हकाइक कुछ होते हैं और आपको बताने के लिए सब अच्छा है वो और होता है। तो ये है चैलेंजेस उनके लिए। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब की राय। ज़ैगम साहब, कोई इंतजामी तजर्बा नहीं है मरियम नवाज का, क्या सियासी विरासत ही ठोस सहारा साबित होगी? जिस सियासी विरासत के सहारे वो आई हैं वही विरासत जो है उनको कायम रखेगी। देखिए, वो अंग्रेजी की एक बहुत ही मशहूर नज़म है पैराडाइज लॉस्ट, उसका एक जुमला है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि दोज़ख में हुकूमत करना जन्नत में नौकरी करने से, चाकरी करने से बहुत बेहतर है। तो ये जो बादशाह लोग हैं, इक़्तिदार चाहे फूलों की सेज हो या कांटों का ताज हो, इक़्तिदार तो इक़्तिदार है। देखिए, मरियम हुकूमत में आ रही हैं, वज़ारत आला संभाल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिसको भी एक पहली दफ़ा ओहदा मिले उसको नाकाम होने या कामयाब होने का मौका मिलना चाहिए। वो खातून हैं, इस बात का भी हमें बहुत एहतराम है, लेकिन मेरे दो एतराज़ात हैं। एक तो असूली एतराज़ जो मैं पहले करता रहा हूँ
कि किस तरीके से पाकिस्तान में ये सियासी जमातें एक मलकियती निज़ाम के तहत चल रही हैं। आप ये देखिए, इन अपॉइंटमेंट्स पर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, पार्टी की किसी मीटिंग का तकल्लुफ तक नहीं किया गया। इस तरीके से ये ओहदे दे दिए गए जैसे ये बात तय थी कि ये तो खानदान का हक है, ये तो जिस तरह चाहें, जो मालिक हैं वो जिस तरह चाहें ये ओहदे बांटें, चलें यही कर लें। लेकिन इससे मुताल्लिक मेरा दूसरा एतराज है कि अगर आपने शाही खानदान बनना है, शाही निज़ाम चलाना है, तो शहजादों की तरबियत तो कर लेना। 17 साल आपके पास थे, आपने उन्हें आज के दिन के लिए तैयार क्यों नहीं किया, जिम्मेदारियां क्यों नहीं दी? क्योंकि जो असली शाही निजाम थे, जो असली मौरूसी निजाम थे, वहां तो शहजादों को 6 साल की उम्र से रगड़ा लगाया जाता था, मुकम्मल तरबियत दी जाती थी स्टेट क्राफ्ट की, फलसफा भी पढ़ाया जाता था, अदब भी पढ़ाया जाता था, घुड़सवारी भी सिखाई जाती थी, जंगें भी सिखाई जाती थी, स्टेट क्राफ्ट भी सिखाई जाती थी। यहाँ बिलावल साहब को भी एक दिन भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई सिंध में, और वो वजारत उज़्मा के लिए तैयार बैठे हैं कि दरवाजा खुले और मैं वजीर आजम बन जाऊं। और मरियम नवाज साहिबा को भी बिठाया जा रहा है वजारत आला पर, और 17 साल की हुकूमत में इनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। फिर भी चले, विश हर गुडविल। देखिए, पंजाब जो है बहुत बड़े बहरान में है, पाकिस्तान भी बहरान में था। एक ज़रई सूबा, उसका ज़रई निज़ाम बहरान में है, उसका नहरी निज़ाम तबाह है। हमारे शहर जो है, जिसको कहते हैं ना बस्टिंग एट सीम्स, पंजाब के शहर फट रहे हैं, ठीक है, स्लम्स बन चुके हैं। तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि वो इन चैलेंजेस से बेहतर तौर पे निपटेंगे। अफसार साहब, नवाज शरीफ की पंजाब में निगरानी और इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, बाप और चचा दोनों की लाइन टो करना कितना मुमकिन रहेगा मरियम नवाज के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है जी। पहले सबसे उनको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक। उनका करियर में एक नया आगाज़ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज आपने कहा कि इंतज़ामी तजर्बा तो उनका नहीं है, तो ये एक ब्लेसिंग भी हो सकती है, इंतज़ामी तजर्बा ना होना, ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और एक्ट करें, जिसकी उम्मीद और दुआ है यही है कि वो करेंगी। और जहाँ तक आपने उनके सामने एग्ज़ाम्पल हैं घर से ही, अपने वालिद साहब की और चचा की। लेकिन सिर्फ एक मसला है, मसला ये है कि उनके वालिद साहब और चचा की जो एज थी वो और थी, वो किसी और ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे, उनका तर्ज़ हुकूमत भी और था। तो इनको मरियम नवाज़ साहिबा को ये अनलर्न करना पड़ेगा। उनका तजर्बे से, उनकी विजडम से ज़रूर रहनुमाई लें, लेकिन इन्हें जो एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नेंस है वो ख़ुद अपनी कोई लाइन और अपने ज़माने के मुताबिक इख्तियार करनी होगी, वो लर्न करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे ख़्याल में उनको सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी पंजाब की है, रिवाइव करना है उन्होंने पंजाब को सूबे के तौर पे। फिर उन्होंने, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी रिवाइव करना है, क्योंकि अपेरेंट जो लेगेसी है वो तो मरीम नवाज़ की तरफ जा रही है, पार्टी की भी और सियासत की भी। तो इसलिए, और ये जो उनका लिटमस टेस्ट है यहाँ पे हुकूमत करना, कामयाब होना, वो पंजाब में जितना भी कामयाब होंगी वो उतना ही सूबे को भी बेहतर कर सकेंगी, एक मॉडल के तौर पे पेश कर सकेंगी कि मैं इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की सियासत में रहना चाहती हूँ। और दूसरा, अपनी पार्टी को भी वो बेहतर सेल कर सकेंगी अगर उन्होंने पंजाब में काम कर लिया। और मैं हमसाया मुल्क गुजरात की एग्ज़ाम्पल दूंगा, 6-7 करोड़ की आबादी है गुजरात की। मोदी ने वहाँ से वज़ीर आला के तौर पे काम शुरू किया और अब तीसरी दफ़ा वो इंडिया के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो 6-7 करोड़ का सूबा और पूरे इंडिया का वज़ीर आज़म बनना, वो उन्होंने वहाँ जो कुछ भी किया, उनकी पॉलिसीज़ पे बहुत लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन उन्होंने अपने सूबे में बहुत सारे ऐसे काम किए जो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा को भी सोचना चाहिए। सबसे बड़ा उसमें यह है कि रोज़गार की सहूलत कितनी वो नौजवानों के लिए लेके आती हैं, सब्सिडी को ख़त्म करें, रोज़गार के मौके पैदा करें और गवर्नेंस अच्छी इंट्रोड्यूस करवाएं, तालीम और सेहत पे तवज्जो करें और उनको अपनी टीम जो है वो बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। एक आखिरी बात कर लूँ, मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन उनको अपने जो लुक्स हैं उस पर भी थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत इसलिए है कि उनको अपने आप को कनेक्ट करना है पाकिस्तान के, पंजाब के उन गरीब आवाम से जिनके पास शायद पाँव में पहनने के लिए जूते भी ना हो। तो अपने आप को थोड़ा इस हिसाब से भी बदलें। तो मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस तय की सियासत और मुस्लिम लीग नून की सियासत का आने वाले सालों में पाकिस्तान में क्या रोल रहेगा? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।